हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपने मुझे मिस किया होगा। मैंने भी आपको काफ़ी मिस किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना की सिचुएशन चल रही है, इसलिए गवर्नमेंट ने ऑफलाइन क्लासेस बंद कर रखी है। इसलिए कॉलेज वालों की तरफ से आपके लिए आज से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है, जिसमें अपन वही जूलॉजी स्टार्ट करेंगे। मुझे पता है क्लास जैसा मज़ा तो नहीं आएगा, मगर फिर भी अपन कोशिश करेंगे, क्योंकि खाली बैठने से अच्छा कुछ करना चाहिए। तो आज अपन बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट के लिए पेपर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला पोर्शन है अपना इकोलॉजी। इकोलॉजी जैसे कि आप लोग समझते हैं कि हिंदी में इसको कहते हैं अपन पारिस्थितिकी। तो जैसे अब क्लासरूम होता तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि पारिस्थितिकी क्या है। मैं क्लासरूम है नहीं, तो आप लोग आंसर नहीं दे सकते, तो इसका आंसर मुझे ही देना पड़ेगा। पारिस्थितिकी होता क्या है? पारिस्थितिकी में दो घटक होते हैं आपके। पहला कहलाता है अपना जैविक और दूसरा होता है अजैविक। जैविक घटक को अपन इंग्लिश में कहते हैं बायोटिक प्लस एबायोटिक। तो बायोटिक से मतलब हमारा है कि जो भी जंतु जनन कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, वो सब किस में गिने जाते हैं? आपके जैविक घटक में गिने जा सकते हैं। जैसे कि हो गया उसके अंदर ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी आपके किस में आएंगे? जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। और एबायोटिक की अपन बात करते हैं तो एबायोटिक में आपका आएगा सन, जिससे आप ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वाटर, अर्थ, एनर्जी, जितने भी है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, जितने भी पदार्थ है, नॉन लिविंग थिंग्स, सब किस में आएगी? अजैविक में आएगी। तो जैविक तथा अजैविक घटकों से मिलकर ऐसा तंत्र क्या कहलाता है? आपका इकोलॉजी कहलाता है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, जिसको भी नोट डाउन करना है। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आपको थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, क्योंकि यहाँ ऑफलाइन क्लासेस नहीं है कि मैं आपके लिए रिपीट करूँ दोबारा। इकोलॉजी की अपन बात कर रहे हैं। इकोलॉजी क्या है? एक आपका ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से बना हुआ है, इकोस और लोगस। मतलब होता है हैबिटाट, इसका अर्थ होता है स्टडी। अपन हिंदी में बात करें तो इसका अर्थ होता है आवाज, इसका अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात सजीवों के आवास का अध्ययन करना ही इकोलॉजी कहलाता है। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, या मैं आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूँ तो आप कॉपी पेन साथ में रखिए, उस डेफिनेशन को नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए। सजीवों तथा इनके आसपास के वातावरण के मध्य संबंधों के अध्ययन को ही इकोलॉजी कहते हैं। जो एक ग्रीक शब्द होता है जो दो शब्दों से मिलकर बनता है, इकोस और लोगोस, मतलब कि आवास और अध्ययन। इसको सबसे पहले परिभाषित किया था आपका रीटन नामक वैज्ञानिक ने। कब? 1868 में। तो सबसे पहले शब्द का उपयोग करने वाले कौन से वैज्ञानिक थे? रीटन, जिन्होंने कब यूज किया था? 1868 में। परंतु हीकल नामक वैज्ञानिक ने इसे पूर्णतः परिभाषित किया था। क्या करा था? रीटन ने तो इसको शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था, और हीकल ने इस शब्द को पूर्णतः परिभाषित किया था। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। इससे हम आगे बात करें तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजी। क्लासिफिकेशन कैसा होता है कि जैसे आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, हम क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन में हम उसके पूरी चीज़ बारे में मालूम करते हैं कि मतलब वो किस संघ का है, किस गण का है, किस जाति का है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो, वो उसका क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब जैसे हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो इसके क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे कि इकोलॉजी कितने प्रकार की होती है।
तो देखा जाए तो इकोलॉजी बहुत सारी प्रकार की होती है, मगर हम सारे प्रकारों का यहाँ अध्ययन न करते हुए कुछ जो इम्पोर्टेंट उसकी ब्रांचेज होती हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो ब्रांचेज कौन कौन सी होती है अपन जरा देखेंगे बोर्ड पे, आप भी मेरे से नोट डाउन कीजिए क्योंकि बाद में सब आप भूल जाएंगे। इकोलॉजी हो गई, एक होती है आपकी ह्यूमन इकोलॉजी, एक होती है आपकी प्लांट इकोलॉजी, एनिमल इकोलॉजी, हैबिटाट इकोलॉजी। इसी तरह से हम बात करें तो रेडिएशन इकोलॉजी, और अगर आप जानते आगे हम देखेंगे और ब्रांचेस निकलती है, मरीन इकोलॉजी। इसके अलावा कुछ और भी होती है जैसे कि आपकी ऑटो इकोलॉजी, सीन इकोलॉजी। तो ये इकोलॉजी के प्रकार होते हैं। तो एक बार पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। आई होप आप सबने नोट डाउन किया होगा, क्योंकि देखो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑफलाइन का पता नहीं है कब तक है, तो आपको इसी के डिपेंड रहना है। तो आप इसको नोट डाउन करोगे, पढ़ोगे, और कुछ प्रॉब्लम आ गई तभी मुझे बता पाओगे, वैसे मुझे पता चलेगा नहीं कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसके अंदर। तो हम जिन ब्रांचेस का अध्ययन करेंगे इकोलॉजी में, उसमें है पहले आपकी एनिमल इकोलॉजी, दूसरी है प्लांट इकोलॉजी, तीसरी है ऑटो इकोलॉजी, फोर्थ है आपकी स्विम इकोलॉजी, 5 है आपकी हिंदी में बात करें तो आपकी जंतु पारिस्थितिकी, पादप पारिस्थितिकी, सम पारिस्थितिकी और आवासीय पारिस्थितिकी, स्व पारिस्थितिकी। तो ये इनके हिंदी में नाम है। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन इसके डेफिनेशन वाइज चलेंगे कि कैसे क्या होता है। जैसे कि अब हम पहली पॉइंट की बात करें एनिमल इकोलॉजी। तो एनिमल इकोलॉजी में क्या होता है, इकोलॉजी की शाखा के अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जंतु में आते हैं, उन सभी का उनके आवास के साथ क्या अध्ययन है, या उनके आसपास के वातावरण के साथ क्या अध्ययन है, या कैसी अंतः क्रियाएँ करते हैं आपस में, उन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है, आपके एनिमल इकोलॉजी में किया जाता है। इसी प्रकार ठीक प्लांट इकोलॉजी में ये होता है कि प्लांट अपने आसपास के वातावरण से या अपने आसपास के सदस्यों से किस तरह से क्रियाएँ करता है, वो आपकी प्लांट इकोलॉजी में आएगा। ऑटो इकोलॉजी मतलब कि आपकी स्वयं पारिस्थितिकी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक जाति विशेष। अब जाति विशेष, अगर जाति से हम बात करें तो जाति क्या, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, ये नहीं, हम बात कर रहे हैं जूलॉजी के अंदर की जाति क्या होती है। तो जाति सबसे छोटी की होती है आपकी क्लासिफिकेशन की, जिसमें आपके अलग अलग दिया जाता है। एक वंश होता है, एक वंश के अंदर एक से अधिक जातियाँ पाई जाती है। जैसे कि हम एक जाति की बात करें तो जैसे कि मनुष्य जाति, होमो सेपियंस। तो इसके अंदर क्या हुआ, किसी जाति विशेष के अध्ययन किया जाता है कि वो अपने वातावरण के साथ किस तरह से व्यवहार कर रहा है। उसके बाद हम आते हैं सीन इकोलॉजी में। इसके अंदर क्या होता है, किसी स्थान विशेष पर, स्थान विशेष जैसे स्थान विशेष का हो गया कि जैसे कि आपका राजस्थान एरिया हो गया, राजस्थान में आपका जयपुर ले लो, उदयपुर ले लो, जोधपुर ले लो, या उससे भी आप स्पेसिफाई और छोटे में जाना चाहते हैं तो उदाहरण ले लो अपने चाकसू का ले लो। तो चाकसू के जैसे चाकसू के अंदर जितने भी प्लांट पाए जा रहे हैं, जितने भी एनिमल पाए जाते हैं, उन सब का उनके वातावरण के साथ क्या अध्ययन रहता है, वो हम किसके अंदर अध्ययन करेंगे, सिंथ इकोलॉजी के अंदर अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप बात करते हैं कि हैबिटाट इकोलॉजी। अब हैबिटाट इकोलॉजी क्या है, हैबिटाट जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, इसका हिंदी में अर्थ होता है आवासीय। तो इसमें हुआ किसी आवास स्थान का
उसके आसपास के वातावरण से किस तरह से क्रियाएं हैं या आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो सब आपकी हैबिटाट इकोलॉजी के अंदर गिना जाएगा। आवाज़ से मतलब क्या होता है कि जैसे कि जलीय आवाज़, जलीय आवाज़ आपके बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एक तालाब हो गया, नदी हो गया, ये सब आपके क्या हो गया जलीय आवाज़, या फिर मरुस्थलीय आवाज़ या वनीय आवाज़, ये सब आपके हैबिटाट इकोलॉजी के अंदर आते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला टॉपिक अपन जो पढ़ेंगे लिमिटिंग फैक्टर या सीमाकारी कारक। तो जैसे क्लासरूम होती तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि भाई सीमाकारी कारक क्या होते हैं या लिमिट से मतलब आप क्या समझते हैं। तो लिमिट आप जानते हैं कि हर चीज़ की, जैसे अपन कहते हैं कि एक लिमिट होनी चाहिए। वो लिमिट किसी भी चीज़ में हो सकती है कि आपकी टीवी देखने की एक लिमिट होनी चाहिए, आपकी खेलने की एक लिमिट होनी चाहिए, आप खाने की एक लिमिट होनी चाहिए, तो वो होती है आपकी लिमिट। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं तो इकोलॉजी में सीमा क्या होती है, सीमाकारी कारक क्या होते हैं, उसकी अपन बात करेंगे। इकोलॉजी के अंदर सीमाकारी कारक क्या होते हैं कि जो भी तत्व या एलिमेंट्स या पदार्थ हम यूज में लेते हैं, यूज में मतलब कि जिनकी सहायता से हम जनन कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, वो कहलाते हैं आपके कारक। और ऐसे कारक जिनके कम या ज़्यादा होने से आपकी जनन और वृद्धि पे प्रभाव पड़ सके, वो कहलाते हैं आपके सीमाकारी कारक। तो आप इसकी डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए। जीवों में जनन और वृद्धि के लिए, जीवों में जनन और वृद्धि के लिए कुछ पदार्थ आवश्यक होते हैं जिनकी कम या अधिक मात्रा जनन और वृद्धि को प्रभावित करती है। इन्हीं पदार्थों को ही सीमाकारी कारक कहते हैं। तो सीमाकारी कारक के संबंध में कुछ वैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांत दिए, मगर अपन मुख्यतः दो सिद्धांतों का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो दो सिद्धांत कौन कौन से हैं आपके? एक तो पहला है न्यूनतम का नियम, दूसरा है आपका सहनशीलता का नियम। तो न्यूनतम से आप मतलब समझते हो, न्यूनतम मतलब कि जो भी चीज़ बहुत कम मात्रा में उपस्थित होती है वो कहलाती है आपकी न्यूनतम। तो ये न्यूनतम का नियम है। ये नियम किसने दिया था? लिविंग ने दिया था, लिविंग नामक वैज्ञानिक ने। कौन से सन में दिया था? ये 1840 में दिया गया था। इसके अनुसार क्या है, लिविंग कहता है कि कोई भी पदार्थ कितनी भी न्यूनतम मात्रा में उपस्थित हो, मगर उसकी उपस्थिति जरूरी है, क्योंकि अगर वो न्यूनतम मात्रा में उपस्थित नहीं होगा तो उससे जीवों के जनन और वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। फिर चाहे कोई दूसरा पदार्थ कितनी भी अधिक मात्रा में उपस्थित हो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसकी डेफिनेशन अपन कैसे लिखेंगे? जीवों की वृद्धि उस पोषक पदार्थ से, जीवों की वृद्धि उस पोषक पदार्थ से सीमित रहती है या निर्भर रहती है जो न्यूनतम मात्रा में उपस्थित होते हैं। इसे ही न्यूनतम का सिद्धांत कहते हैं। अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके अंदर। 23 ग्राम NaCl नोट डाउन करना है आप सबको। 23 ग्राम NaCl ये किससे बनकर मिला होता है? 58 ग्राम Na की क्रिया आप करवाओगे 35 ग्राम Cl से, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? 58 ग्राम NaCl प्राप्त होगा। मगर जब हम 300 ग्राम Na की क्रिया 35 ग्राम Cl से करवाते हैं तो क्या मिलता है आपको? कोई बता सकता है? एनी गैस? चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ मिलेगी, 58 ग्राम NaCl।
ऐसा क्यों हुआ यहाँ पर? क्योंकि बात वही है कि 35 ग्राम जो Cl है वो किससे क्रिया कर सकता है? 23 ग्राम सोडियम से ही क्रिया कर सकता है। अब आप सोडियम की मात्रा कितनी भी बढ़ा लो, मतलब इसकी न्यूनतम मात्रा कितनी है? 35 ग्राम। तो ये कितने से क्रिया करेगा? ये 300 ग्राम Na से ही क्रिया करेगा। तो आपको क्या मिलेगा? 58 ग्राम NaCl ही मिलेगा। तो यही चीज़ आपको इस न्यूनतम के सिद्धांत में बता रहा है कि कोई भी चीज़ कितनी भी अधिक मात्रा में हो, मगर जो चीज़ न्यूनतम मात्रा में उपस्थित है, अगर वो उतनी मात्रा में उपस्थित नहीं होगी तो जनन और वृद्धि पे प्रभाव पड़ेगा। यही आपका पहला सिद्धांत है, न्यूनतम का नियम। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला अपन पढ़ेंगे सहनशीलता का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या कह रहा है? ये सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी पदार्थ की न्यून मात्रा ही नहीं, अधिक मात्रा ही सीमा कारक का कार्य भी कर सकती है। कि जरूरी नहीं कि वो पदार्थ न्यूनतम मात्रा में उपस्थित हो तभी वो लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम आएगा। अगर वो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है कि जितनी उसकी जरूरत नहीं होती, तब भी वो लिमिटिंग फैक्टर के रूप में कार्य करता है। पर किस तरह से करता है अपन एक आरेख बनाएंगे, उससे समझेंगे। आप भी नोट डाउन कीजिए। तो इस आरेख की सहायता से हम समझते हैं कि सहनशीलता का सिद्धांत कैसे होता है। तो इसमें दिखा रहा कि एक पदार्थ की इधर निम्न सीमा है, इधर उच्च सीमा है। तो अगर पदार्थ निम्न सीमा से भी नीचे होता है तो वहाँ पे भी कोई प्राणी सर्वाइव नहीं करेगा। अगर पदार्थ उच्च सीमा से अधिक होता है तब भी कोई प्राणी सर्वाइव नहीं करेगा। प्राणी कब सर्वाइव करेगा? जब एक लिमिट के अंदर, मतलब एक मात्रा के अंदर पदार्थ होगा। तो ये कर्व ये बता रहा है कि जैसे जैसे इसकी मात्रा एक बैलेंस पॉइंट पे पहुंचती है तो वहाँ पे क्या होता है, सर्वाधिक प्राणी निवास कर रहे हैं। और जहाँ पे इसकी मात्रा कम है वहाँ बहुत कम प्राणी है, और मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक है वहाँ बहुत ज़्यादा प्राणी है। तो यही आपकी सहनशीलता का सिद्धांत है। तो इसको नोट डाउन कीजिए आप। आप बता लिया, हटाते हैं हम। अब इसका एग्जाम्पल में समझते हैं। एग्जाम्पल में ले लो आप CO2। अब CO2 अगर कम मात्रा नहीं होगी तब भी बहुत सी क्रियाएं प्रभावित होगी, और अधिक मात्रा में होगी तब भी बहुत सी क्रियाएं प्रभावित होगी। क्यों? अगर CO2 नहीं होगी तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, और पेड़ पौधे अगर भोजन नहीं बनाएंगे तो आपको भी भोजन नहीं मिलेगा। तो इसका नहीं होना भी आपके लिए नुकसानदायक है। अगर ये बहुत अधिक मात्रा में होगी तो क्या होगा? आपके बहुत अधिक मात्रा में होगी तो ऑक्सीजन से तेजी से आपके शरीर में हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगी, जिससे आपके शरीर में क्या होगा? CO2 का लेवल बढ़ जाएगा और आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो इसकी बिल्कुल कम मात्रा और बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा दोनों ही कैसे कार्य करती है? सीमा कारक का कार्य करती है। तो एक बैलेंस के रूप में ये उपस्थित होनी चाहिए। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब अपन बात करते हैं इकोसिस्टम, हिंदी में कहते हैं पारितंत्र। ये शब्द तो सबने सुना होगा, आपके 10th क्लास में, 12th क्लास में
आप सुनते आ रहे हैं, बहुत सारे कंपटीशन में भी अगर आप देंगे आगे तो इस शब्द का नाम सुनेंगे, इकोसिस्टम या पारितंत्र क्या होता है। तो पारितंत्र भी वही चीज़ है। पारितंत्र ऐसा तंत्र होता है जो जैविक तथा अजैविक घटकों के मिलनों से बना होता है, मतलब जिसमें जैविक और अजैविक घटक आपस में क्रिया करते हैं, और जिस तंत्र के अंदर क्रिया कहलाता है वो आपका पारितंत्र कहलाता है। तो इसकी अपन डेफिनेशन कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि जैविक तथा अजैविक घटकों से मिलकर बने हुए तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपको लग नहीं रही, आप घर में बैठे हैं, मुझे लग रही है। तो सर्वप्रथम किसने इसका यूज किया था? सर्वप्रथम 1935 में टेंसले नामक वैज्ञानिक ने पारितंत्र शब्द का उपयोग किया था। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि पारितंत्र होता क्या है। तो साथ के साथ नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहले आएगा आपका इकोसिस्टम, बायोटिक, एबायोटिक, फिर आप इसमें बड़ा नीचे जाओगे तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर। क्या क्या आएंगे आपके बायोटिक में? प्रोड्यूसर आएंगे, कंज्यूमर आएंगे और डीकम्पोजर आएंगे। अब इसको अपन और आगे क्लासीफाई करेंगे तो कंज्यूमर भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, तीसरा होता है टर्सरी कंज्यूमर। तो ये तो इसके प्रकार हुए। अब ए बायोटिक को आप डिवाइड करोगे तो किस तरह से डिवाइड करोगे? ए बायोटिक मुख्यतः आपके 2 में होता है। एक तो होता है आपका फिजिकल और एक होता है केमिकल। अगर हम फिजिकल की बात करें तो ऐसे कोई भी पदार्थ जो अपने फिर भौतिक गुणों से जैविक घटकों को प्रभावित करते हैं वो क्या किसके अंदर आते हैं? आपके फिजिकल के अंदर आते हैं। तो आप अपने दिमाग में सोचिए क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ आपको प्रभावित करती है? लाइट, उसके अलावा टेम्परेचर या तापमान, उसके अलावा विंड, और चौथी चीज़ क्या है आपकी? ह्यूमिडिटी। तो ये 4 चीज़ें प्रभावित करती है, लाइट, टेम्परेचर, विंड और ह्यूमिडिटी। ऐसे हम केमिकल की बात करें तो केमिकल को भी आप 2 भागों में बांट सकते हैं, इनऑर्गेनिक और दूसरा है ऑर्गेनिक। तो यहाँ तक पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं क्या कहते हैं हम? इनऑर्गेनिक। दूसरा है आपका ऑर्गेनिक, जैसे हिंदी में कहते हैं कार्बनिक और कार्बनिक। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता है कार्बनिक और कार्बनिक क्या होता है, मतलब कि कार्बन की उपस्थिति और अनुपस्थिति। तो इनऑर्गेनिक में आपके कौन कौन से सम्मिलित होंगे? वाटर, उसके अलावा कौन से? एलिमेंट्स, जितनी भी गैसेज हैं ये सब आपके किस में आ गए? इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में क्या क्या आएंगे आपके? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स। तो क्या क्या आ गए? इनऑर्गेनिक में आपके वाटर, एलिमेंट, गैसेज आ गए। ऑर्गेनिक में आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स आ गए। इस तरह से सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती है? आपकी इकोसिस्टम बनाती है। तो अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, जैविक घटक या बायोटिक कंपोनेंट।
जैविक घटक। अभी थोड़ी देर पहले बताया था जैविक घटक क्या होते हैं। जैविक घटक वो हो सकते हैं जो सांस लेते हैं, जनन करते हैं, वृद्धि करते हैं, जिसमें हम सब पेड़ पौधे जानवर जितने भी हैं सब जैविक घटक के अंदर आते हैं। अब जैविक घटक को अपन ने अभी क्लासिफिकेशन करा था, 3 भागों में बांटा था। कौन कौन सा? एक प्रोड्यूसर मतलब हिंदी में कहते हैं उत्पादक, कंज्यूमर मतलब कि उपभोक्ता, डीकम्पोजर मतलब अपघटक। अब हम बात करेंगे तो उत्पादक की। उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक वो होते हैं कि जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अब स्वयं बनाने का मतलब क्या होता है? स्वयं बनाने का मतलब ये नहीं कि आप रसोई में गए, आपने मैगी निकाली, बर्तन में डाली और खुद बना ली कि भाई मैंने तो अपना भोजन स्वयं बना लिया तो मैं कहलाऊंगा उत्पादक। तो ऐसा नहीं है। स्वयं उत्पादक का मतलब होता है कि वह प्राणी जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक की सहायता से अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकता है, वो कहलाता है आपका प्रोड्यूसर या उत्पादक, जिसके अंदर आपके सारे जितने भी पादप हैं वो सम्मिलित किए जाते हैं। और कुछ एनिमल भी इसके अंदर आते हैं। अब आप सोचेंगे कि एनिमल में तो हरित लवक पाया नहीं जाता, मगर आपने अगर फर्स्ट ईयर ढंग से पढ़ी होगी तो एक एनिमल के बारे में मैंने बताया था जिसका नाम है यूग्लिना, जिसमें हरित लवक उपस्थित होता है। तो वो भी करता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना सकता है। तो वो भी किसके अंदर आएगा? आपका उत्पादक के अंदर आएगा। तो पहली हेडिंग अपन डालेंगे उत्पादक या प्रोड्यूसर्स। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप। वह सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्मित कर सकते हैं उत्पादक कहलाते हैं। इसके अंदर आपके एग्जाम्पल के रूप में हो गया ऑल प्लांट्स और यूग्लिना। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड हम बात करते हैं उपभोक्ता या कंज्यूमर्स। उपभोक्ता कंज्यूमर्स क्या होते हैं? वह सभी प्राणी जो किसी न किसी प्रकार से भोजन के रूप में किस पे डिपेंड है? उत्पादक पर डिपेंड है या उत्पादक पर निर्भर है, वो सभी क्या कहलाते हैं? आपके उपभोक्ता कहलाते हैं। तो उपभोक्ता को अपन ने डिवाइड किया था थोड़ी देर पहले, अपन ने क्लासिफिकेशन देखा था। तो उपभोक्ता भी आपके 3 प्रकार के थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इनको डिवाइड कैसे करते हैं? इनको अपन डिवाइड करते हैं कि ये किस तरह का भोजन ग्रहण करते हैं, वो आपका डिपेंड करता है इनके क्लासिफिकेशन पे। जैसे पहले है आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर या कहते हैं हिंदी में प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता वो कहलाते हैं जो भोजन के लिए सीधे क्या होता है? प्लांट पर डिपेंड करते हैं या प्लांट को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे कि जितने भी शाकाहारी प्राणी होते हैं, आप सभी जानते होंगे, आसपास बहुत है, हम ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं। तो जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, ये सभी किसके अंदर आते हैं? आपके प्राथमिक उपभोक्ता। इनके एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। ये क्या हो गया? आपके प्राथमिक उपभोक्ता। अपन बात करते हैं अपन दूसरे की। दूसरे में आएगा आपका सेकेंडरी प्रोड्यूसर या फिर द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता में क्या आएगा आपके? द्वितीयक उपभोक्ता में ऐसे जीव आएंगे जो डायरेक्ट पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त ना करके उनको खाने वाले जानवरों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वो कहलाते हैं आपके द्वितीयक उपभोक्ता। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि मांसाहारी, जैसे कि बिल्ली, कुत्ता, या हो गया आपका क्या मेढक जो कीट पतंगों को खाता है। तो सब क्या हो गए? आपके द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, भेड़िया हो गया, मेंढक हो गया, ये सब क्या है? आपके द्वितीयक उपभोक्ता। आप इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। अब अपन बात करते हैं किसकी? टर्सरी प्रोड्यूसर या फिर तृतीयक
उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता में क्या आते हैं? ऐसे जंतु जो भोजन के रूप में द्वितीयक उपभोक्ता को ग्रहण करते हैं, वो सारे किसमें आएंगे? आपके द्वितीयक उपभोक्ता के अंदर आएंगे। ये भी एक तरह के मांसाहारी होते हैं, मगर ये खुद मांसाहारी जीवों को खाते हैं। इसके अंदर आप जैसे ले सकते हैं, आपके यहाँ हो गया शेर हो गया, शेर किसको खाता है? शेर भेड़ियों को खा सकता है, कुत्ते को, बिल्ली सबको खा सकता है। या फिर आपका हो गया बाज हो गया, तो बाज किसको खा सकता है? सांप को खा सकता है। सांप किसको खा सकता है? चूहे को, मेंढक को। तो ये किस में आ गए? आपके द्वितीयक उपभोक्ता में आ गए। इसमें आपके शेर हो गया, बाज हो गया, ये सब किसमें है? द्वितीयक उपभोक्ता है। तो अपन बात करते हैं तीसरा, डीकम्पोजर या अपघटक। डीकम्पोजर अपघटक से मतलब है, अपघटक का मतलब कि ऐसी चीज जो किसी को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दे। तो इसके अंदर कौन से जीव सम्मिलित होंगे? इसके अंदर वो सभी सूक्ष्म जीव सम्मिलित होंगे जो किसी न किसी रूप में मृत उत्पादक या मृत उपभोक्ता, ध्यान देना यहाँ पर कि चाहे उत्पादक हो या उपभोक्ता हो, और वो कैसा होना चाहिए? मृत रूप में हो, उन पे ये भोजन के रूप में निर्भर रहते हैं। ये क्या कहलाते हैं? आपके अपघटक कहलाते हैं, जिसमें आपके जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी एनिमल मर जाए या कोई भी प्लांट गिर जाए, तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वहाँ पर एनिमल नहीं रहता है, वहाँ पे क्या हो जाता है? काली काली सी जगह रह जाती है, ह्यूमरस बन जाता है, और बाकी सारे एनिमल्स बॉडी पार्ट्स क्या होता है? नष्ट हो जाता है। तो उसमें कौन काम करते हैं? ये सूक्ष्म जीव काम करते हैं। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, वह सभी सूक्ष्म जीव जो भोजन के रूप में मृत उत्पादक या मृत उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, किसमें आते हैं? आपके अपघटक के अंदर आते हैं। तो यहाँ तक तो बात हो गई अपनी इकोलॉजी की। इकोलॉजी क्या होता है? किससे मिलकर बना होता है? जैविक और अजैविक घटकों से और वातावरण से मिलकर बना होता है। इकोलॉजी कौन सा है? ग्रीक शब्द है आपका। किसने दिया था? रीटा नामक वैज्ञानिक ने दिया था। पूर्णतः परिभाषित किसने किया था? हैकेल ने किया था। फिर अपन ने उनके ब्रांचेस के बारे में पढ़ी, प्लांट इकोलॉजी, एनिमल इकोलॉजी, सीन इकोलॉजी, ऑटो इकोलॉजी, हैबिटाट इकोलॉजी। फिर अपन ने 2 नियम पढ़े कि न्यूनतम का नियम क्या होता है, सहनशीलता का नियम क्या होता है। उसके बाद अपन टॉपिक पाए इकोसिस्टम की, पारितंत्र क्या होता है, कि जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बने तंत्र को क्या कहते हैं? अपन पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं? कि बायोटिक क्या होते हैं, एबायोटिक क्या होते हैं, बायोटिक को किस में डिवाइड कर रखा है? प्राइमरी प्रोड्यूसर में डिवाइड कर रखा है, कंज्यूमर में कर रखा है, डिकम्पोजर में कर रखा है। फिर अपन ने पढ़ा कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं, उसके बाद अपन ने पढ़ा कंज्यूमर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। फिर अपन ने पढ़ा डिकम्पोजर क्या होता है। तो आज तक क्लास में इतना बहुत है, इसको आप पढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर या कॉलेज में कैसे भी संपर्क करके आप मुझे बता सकते हैं। मुझे पता है इतनी इफेक्टिव क्लास तो नहीं होगी जितनी अपनी ऑफलाइन होती होगी, इसमें अपन इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सी बातें करते हैं और भी बहुत सी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, जिससे बहुत सी चीज़ें निकल के आती है, जिससे नॉलेज रहती है। मगर ये ऑनलाइन क्लास है, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी इसमें, तो इसको आप पढ़िए और पढ़ के मुझे बताइएगा कि क्या दिक्कत आ रही है। ओके, सी यू देन नेक्स्ट क्लास।